हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी पॉलिटी की सीरीज यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है एम लक्ष्मीकांत की वो चल रही थी। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 23 यानी कि पार्लियामेंट को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जैसे कि मैंने पहले इससे पहले वाली वीडियो में मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट चल रहा था, जिसमें क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात किए थे। तो आज की जो टॉपिक रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है वैकेंट ऑफ सीट की, ओथ एंड अफर्मेशन की और सैलरीज एंड अलाउंसेस की जो है बात करेंगे। ठीक है, तो काफी ठीक ठाक टॉपिक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी है, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वैकेटिंग ऑफ दी सीट्स क्या बताया जा रहा है। कुछ केसेस दिए गए जिसमें पार्लियामेंट जो है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको अपनी सीट जो है वैकेंट करनी पड़ती है। ठीक है, पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यानी कि एमपीज वगैरह होते हैं, उनको अपनी सीट वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं वैकेंट करनी पड़ती है। तो ये कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन की जरा बात करते हैं। सबसे पहला है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप से पता लग रहा हो कि भाई यहाँ पे दो मेंबरशिप की, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों की अगर मेंबरशिप होगी तब कंडीशन क्या होगी। ठीक है, एक पर्सन जो है अगर वो दोनों हाउस यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट का दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही मेंबर होता है एक साथ, तब क्या होगा। लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों का मेंबर होगा तो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस लागू होंगे। ठीक है, तो इसमें जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ तरीके बताए गए हैं। ठीक है, कुछ प्रोविजन जो है बताए गए इसके लिए। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का ध्यान रखना, 1951 में बताया गया इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया। सबसे पहली चीज तो अगर कोई पर्सन इलेक्ट होता है दोनों हाउस से, मान लीजिए कोई पर्सन है वो अगर दोनों हाउस से इलेक्ट होता है, लोकसभा से भी और आपके राज्यसभा से भी वो इलेक्ट होता है, इन दोनों से वो इलेक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट हो गया। अब इलेक्ट होने के बाद वो 10 दिन के अंदर अंदर जिसमें वो काम करना चाहता है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देगा। एक पर्सन अगर वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्शन हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, इलेक्टेड हो जाता है, तो उसको यहाँ पे 10 दिन के अंदर अंदर किस हाउस में वो काम करना चाहता है उस हाउस के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो 10 डेज का इसके पास टाइम होता है। इन 10 डेज के अंदर अंदर जिस हाउस में सर्व करना चाहता है, ठीक है, जिस हाउस में डिजायर टू द सर्व, डिजायर टू सर्व, जिस हाउस में भी वो सर्व करना चाहता है उसमें क्या कर सकता है, ये कर सकता है। अदरवाइज अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये 10 डेज के बाद इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे उसकी जो राज्यसभा वाली सीट है ना वो खाली हो जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो राज्यसभा वाली सीट जो है वो डिफॉल्ट में खाली हो जाएगी। ठीक है, डिफॉल्ट में क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन लागू होती है। तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज, डबल मेंबरशिप के केस में क्या बताया जाता है। अगर कोई सिटिंग मेंबर है एक हाउस का, सिटिंग मेंबर है, सिटिंग मेंबर है किसी एक हाउस का, चाहे वो लोकसभा का हो, लोकसभा का हो और राज्यसभा का हो। ठीक है, यहां और का यूज कर रहा हूं। किसी भी एक हाउस का जो है क्या हो, सिटिंग मेंबर हो, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इज इलेक्टेड टू अदर हाउस। अगर वो किसी दूसरे हाउस में, अगर मान लीजिए लोकसभा का वो हिस्सा है और राज्यसभा में इलेक्ट हो गया, या फिर वो राज्यसभा का है और लोकसभा में इलेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको पहली हाउस को वैकेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, हिज हर सीट इन फर्स्ट हाउस बिकम, तो पहली हाउस जो हो जाएगी, फर्स्ट हाउस की, फर्स्ट हाउस की जो सीट होगी वो क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, जो सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी।
ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या बताया जाता है कि अगर पर्सन इफ ए पर्सन इलेक्ट 2 सीट्स इन ए हाउस, एक हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, लोकसभा का ही केस ले लेता हूँ मैं, राज्यसभा में इतने ज़्यादा नहीं होते। तो लोकसभा में अगर वो 2 सीट पे, सीट हमारे पास 2 है, सीट ए और सीट बी। इन दोनों सीट पे क्योंकि एक पर्सन जो है 2 सीट पे चुनाव लड़ सकता है, तो दोनों सीट के दोनों सीट अगर जीत जाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों सीट से वो जीत जाता है, इलेक्टेड हो जाता है, तो उसको एक ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा। वो या तो ए सीट पे जो है रुके या वो बी सीट को जो है चुने। ये चॉइस होती है इसके पास, उस पर्सन के पास जो दोनों जगह से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है? अगर ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पे दोनों ही सीट ए एंड बी जो हो जाएगा वो अपने आप वैकेंट हो जाएगा। ठीक है? अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो यहाँ पे ए और बी जो हो जाएगा वो अपने आप ही वैकेंट हो जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार एक पर्सन जो है मेंबर नहीं हो सकता दोनों ही हाउस का, मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट। ठीक है? यानी कि पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का एक ही टाइम पे जो है मेंबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब स्टेट का भी हो, स्टेट लेजिस्लेचर का भी हो और प्लस आपका पार्लियामेंट का भी हो। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो ना तो दोनों चीजों का एक ही टाइम पे जो है मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है? अगर इफ ए पर्सन सो इलेक्टेड, अगर ऐसा होता है, इलेक्टेड हो जाता है, तो उसको आपकी क्या करनी पड़ेगी? वैकेंट करनी पड़ेगी सीट को। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर अगर रिजाइन नहीं करता है, ठीक है, नॉट रिजाइन, तो उसकी पार्लियामेंट की जो सीट होगी ना वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है? अगर कोई पर्सन स्टेट से भी चुन चुन के आ रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा बन गया और पार्लियामेंट का भी, तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट जो है छोड़नी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते या नहीं छोड़ते तो यहाँ पे जो उसकी पार्लियामेंट की सीट है वो क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी। ठीक है? तो ये चीज लागू होती है। चलिए आगे बात करते हैं और किस तरीके से वैकेंट हो सकता है। भैया सेकंड तरीका है आपका डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा तरीका है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो जो है अगर उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। ठीक है? उसकी सीट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है? अब यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है वो किस पे हो सकती है? जो ये डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट है वो किस बेस पे हो सकती है? भैया आपके ग्राउंड्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के केस पे। डिफेक्शन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हो सकता है अंडर 10th शेड्यूल। इसमें 10th शेड्यूल के अंदर ये आता है। 10th शेड्यूल के अंदर में जो है डिफेक्शन अगर वो करता है तो वो जो है एमपी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है और उसकी सीट क्या हो जाएगी? यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। ठीक है? चलिए चलिए आगे बात करते हैं और किस मेथड से हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तीसरा मेथड है हमारा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, अगर कोई पर्सन, ठीक है, कोई मेंबर अगर रिजाइन करता है, मेंबर क्या करे? यहाँ पे रिजाइन कर दे। ठीक है? ठीक है? और किसको? आपके राज्यसभा के केस में चेयरमैन को, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। लेकिन ये जो रिजाइन होगा वो आपका
चेयरमैन को जब किया जाएगा तो ये रिटेन फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर वो रिजाइन करते हैं, और लोकसभा के केस में अगर रिजाइन करते हैं, ठीक है, लोकसभा के केस में अगर वो रिजाइन करते हैं तो किस फॉर्मेट किसको दिया जाएगा, वो आपके चेयरमैन या स्पीकर को जो है दिया जाएगा, चेयरमैन या स्पीकर को जो है दिया जाएगा। और इनमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि भाई स्पीकर जो है उसको एक्सेप्ट करे, जो आपका सीट है, जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, जरूरी नहीं है कि रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करे, और जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब तक वो मेंबर रहेंगे। जब एक्सेप्ट कर लिए कि अगर भाई ऐसा लगता है स्पीकर को या चेयरमैन को कि ये जो रेजिग्नेशन है वो वैलिड है, तो उस केस में जो है यहाँ पे रिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और मेंबर को जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या बताया जाता है, फोर्थ पॉइंट, एब्सेंस के केस में। भाई एब्सेंस कहाँ पे होंगे, एब्सेंस, एक हाउस जो है, ठीक है, एक हाउस जो है वो सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, हाउस जो है वो क्या कर सकता है, सीट को वैकेंट जो है डिक्लेयर कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। तो कौन से केस में ये वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है, कि भाई अगर पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही है और वो पर्सन जो है मीटिंग में 60 दिनों तक, 60 डेज तक जो है वो एब्सेंट रहा है, ठीक है, मीटिंग ऑफ जो पीरियड 60 डेज का है, बिना परमिशन के, बिना परमिशन के 60 डेज तक जो है वो एब्सेंस रहा है, विदाउट परमिशन। अगर वो 60 डेज तक गायब रहता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसकी सीट को वैकेंट किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पीरियड है उनके बीच में प्रोरोग और एडजर्निंग का जो टाइम है, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव डेज अगर लगते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। 4 या 4 से अधिक वाले डेज जो हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके स्पीकर ने कह दिया कि भाई 4 दिन की छुट्टी है या 4 से ज्यादा दिन की छुट्टी है, तो वो काउंट जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। 4 या 4 दिन से ज्यादा अगर प्रोरोग रखते हैं, ठीक है, या फिर आपके एडजर्न करते हैं, तो उसमें जो है वो काउंट जो है नहीं होगा। मान लीजिए आज के दिन कोई सेशन खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद 2 महीने के बाद वो सेशन स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 महीने का जो है 60 डेज काउंट होंगे। ये इस टाइम से लेके ये लास्ट दिन था, यानी कि एक दिन ये काउंट हुआ, अगला जब मीटिंग स्टार्ट होगा यानी कि जब सेशन होगा तो वहां से वो एक दिन जो है, दूसरा दिन जो है गिना जाएगा, ठीक है। जब तक सेशन चल रहा है तब तक में अगर वो 16 डेज जो है एब्सेंट रहता है, 60 डेज, सॉरी 16 कह रहा हूँ, 60 डेज अगर एब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, तो उसको इस सीट को हाउस खुद ही डिक्लेयर जो है क्या कर देगा, वैकेंट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और दूसरे केस कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो अदर केसेस, अदर केसेस क्या बताया जा रहा है, एक पार्लियामेंट जो है अपनी सीट को वैकेंट कर सकता है, सॉरी एक मेंबर जो है पार्लियामेंट की सीट को वैकेंट कर सकता है, कब, पार्लियामेंट जो है मेंबर जो है मेंबर जो है सीट को वैकेंट कर सकता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन बताया गया है। क्या कंडीशन है, तो भैया इसको देखते हैं। ए कंडीशन, ए कंडीशन क्या कहता है कि अगर उसके इलेक्शन जो है वो क्या गया है, इलेक्शन अगर वॉइड बताया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, कोई भी कोर्ट के द्वारा, कोई भी कोर्ट के द्वारा अगर उस चीज को इनवैलिड बताया गया है, ठीक है, कोई भी कोर्ट के द्वारा अगर उसको वॉइड बताया गया है इलेक्शन को, तो उस केस में जो है यहाँ पे सीट जो है छोड़नी पड़ेगी। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या कहता है, अगर हाउस ने उसको एक्सपीलिएट किया है, हाउस ने ही उसको निकाल दिया है, ठीक है, उस पर्सन को जो है, मेंबर को जो है निकाल दिया है। तीसरा कंडीशन, अगर वो इलेक्ट हो जाता है प्रेसिडेंट की, इलेक्टेड हो जाता है प्रेसिडेंट
या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। और चौथा है अपॉइंट टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगर वो अपॉइंट किए जाते हैं इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए, अगर उसके ऑफिस को अपॉइंट कर दिया जाता है तो वहां पे उसको खाली करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या चीज बताई जा रही है, अगर एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन जो है इलेक्टेड होता है पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोसीजर है जिसके कारण से जो इलेक्शन को जो है वॉइड बताया जा सकता है, ठीक है। इस मैटर में जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, जिसमें हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट जो है डिक्लेयर करेगा कि इलेक्शन जो है वो वॉइड है या नहीं है। अगर डिस्क्वालिफाइड पाए जाता है कैंडिडेट जो भी इलेक्टेड हुआ है, ठीक है, मतलब एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, ठीक है, फिर भी इलेक्टेड हुआ है और उसको अगर हाई कोर्ट ने यहाँ वैलिड बता दी, इनवैलिड बता दिया है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसकी सीट को खाली करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई भी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकती है हाई कोर्ट के खिलाफ जो है, हाई कोर्ट के खिलाफ अगर हाई कोर्ट का फैसला कुछ अलग लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई पर्सन के लिए जो इलेक्टेड हो जाते हैं पार्लियामेंट में उसके लिए लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं ओथ और अफर्मेशन की। देखिए हर एक मेंबर जो भी दोनों हाउस का मेंबर है, यानी कि चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर है, तो उसको ओथ लेना तो यहाँ पे जरूरी बन जाता है, ठीक है। ओथ जो लेना अपना जरूरी बन जाता है, अगर कोई सीट अगर उसको मिलती है हाउस में तो उसको यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो लेना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब ये ओथ एंड अफर्मेशन किसके सामने लिया जाता है, बिफोर दी प्रेसिडेंट, यानी कि किसके सामने ली जाती है, प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है, या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए गए किसी पर्सन के सामने जो है, या कोई पर्सन जो है वो दिलवाता है, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन जो है दिलवाता है, ठीक है। अब ये ओथ एंड अफर्मेशन क्या है, पहला चीज है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू faithfully discharge the duty upon which he is about to enter, ठीक है। ये जो है ओथ लेनी पड़ती है। जब तक एक मेंबर ओथ लेता है, ठीक है, नहीं लेता है, मान लीजिए किसी को ओथ दिलवाया जाता है और वो ओथ नहीं लेता है, तब तक के लिए ओथ नहीं लेता, कोई एक पर्सन है, ये सिंपली समझिए, कोई पर्सन है, जब तक वो ओथ नहीं लेता, ठीक है, नॉट टेक्स ओथ, जब तक वो ओथ नहीं लेता तब तक ना तो उसको ना तो उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, कोई बिल पे वोट नहीं दे सकता, ना तो वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग, ठीक है। प्रोसीडिंग में जो है वो पार्टिसिपेट जो है नहीं कर सकता, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इन प्रोसीडिंग, ठीक है, ना तो प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट, ये दोनों कंडीशन लागू होती है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जाता है कि भाई ना तो वो एलिजिबल होता है किसी भी प्रिविलेज का, जो प्रिविलेज मिलती है एमपी को, ठीक है, वो नहीं मिलता है, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज वगैरह जो है उनको नहीं मिलता है जब तक वो ओथ नहीं लेते, तो ओथ लेना यहाँ पे क्या है, कंपलसरी। इसके बाद अगर कोई पर्सन ये जानते हुए भी कि वो अभी तक ओथ नहीं लिया है, फिर भी वो क्या करता है, वोट देता है, ठीक है, मेंबर ऑफ हाउस है और वो कहीं ना कहीं ओथ एंड अफर्मेशन जो है नहीं लिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि भाई पेनल्टी जो है वो एक पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और कितने रुपए का पेनल्टी लगाई जाती है, 500 रुपीज, ठीक है, पर डे 500 रुपीज
पर डे, पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगर वो बैठता है और वो वोट देता है, ठीक है, कौन से केस में? सबसे पहले तो अगर वो ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेता है, ओथ एंड अफर्मेशन अगर वो नहीं लेता है, नॉट टेकन, नहीं लिया हो, ठीक है, तो उस केस में जो है यहाँ पे जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरा, अगर वो जानता है कि वो डिसक्वालीफाई है, ठीक है, सी इज नॉट क्वालिफाइड, यानी कि वो डिसक्वालीफाइड है, अगर वो जानता है तो उस केस में भी, ठीक है, ही सी नो अबाउट देयर क्वालिफाइड, डिसक्वालीफाइड, ठीक है, अगर वो जानता है कि वो डिसक्वालीफाई है उस केस में भी। उसके साथ साथ अगर वो जानता है कि वो प्रोहिबिटेड है किसी भी सिटिंग के लिए, किसी भी सीट के लिए मना किया गया है, जैसे पार्लियामेंट्री कभी कभी होती है ना, मना करते हैं स्पीकर की भाई 4 दिन के लिए इनको जो है सस्पेंड कर दीजिए, तो फिर भी वो अगर वो सीट करते हैं और वोटिंग करते हैं तो वहां पे कोई भी अगर पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा अगर कोई इसका उल्लंघन किया जाता है तो भी वहां पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। एनी पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा अगर किसी पर्सन को प्रोहिबिट किया गया हो तो उस केस में भी यहाँ पे 500 रुपीज पर डे का जो है क्या लगता है, पेनल्टी लगता है, ठीक है। तो ये था ऑथ एंड अफर्मेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं। अगर बात करें, जो दोनों हाउस यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अगर मेंबर है वो कहीं ना कहीं कुछ उनको कुछ सैलरी वगैरह मिलती है, एमपीज को सैलरी एंड अलाउंसेस वगैरह जो है वो मिलती है। अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये जो सैलरी और अलाउंसेस है उसको कौन डिसाइड करता है? डिटरमाइंस बाय पार्लियामेंट। कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है किसको कितना कितने हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कोई भी प्रोविजन जो है वो आपके पेंशन में नहीं है, ठीक है। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जो है पेंशन का वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जबकि 1976 में पार्लियामेंट ने पेंशन देने को जो है वो कहा भी, ठीक है, 1976 में जबकि पेंशन देने को जो है वो कहा भी, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर देखा जाए देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि 1976 में पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया था पेंशन किसको? आपके मेंबर्स को। बात करते हैं 1954 में। 1954 में क्या हुआ? पार्लियामेंट ने सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर पार्लियामेंट एक्ट को लागू किया, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको सैलरी वगैरह मिलाई जाती है। उसके बाद इसमें 2018 में जो सैलरी ऑफ मेंबर थी, यानी कि मेंबर की जो सैलरी थी 2018 में जो सैलरी थी वो कितनी थी? उसको बढ़ाया गया था, सैलरी इसको बढ़ाया गया था। कितना था? सैलरी इंक्रीज किया गया था 50,000 से 1 लाख। पहले वो 50,000 था, तो बढ़ा के कितना किया गया? 1 लाख जो है सैलरी किया गया, ठीक है, पर मंथ का है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस जो दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस जो इंक्रीज की गई वो 45,000 से आपका कितना? 70,000 जो है किया गया, 70,000 तक किया गया, ठीक है, पर मंथ। जो ऑफिस एक्सपेंसेस है
ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस, वो कितना किया गया, 45,000 से 60,000 जो है वो किया गया, ठीक है। ये कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2010 से पहले, ठीक है, 2010 से पहले जो डेली अलाउंसेस थी उसको इंक्रीज 2010 में इंक्रीज किया गया था। जो डेली अलाउंसेस थी, उसको इंक्रीज किया गया था 1000 से 2000, ठीक है। ईच डे ऑफ रेजिडेंस ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे जो भी रेजिडेंस में रहते हैं वहां पे जो भी खर्चे होंगे वो 1000 से 2000 के बीच में जो है डिसाइड किया गया, अर्ली इन 2000, ठीक है। इसके बाद मेंबर को ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन बिल, ट्रैवल एडवांसेस, मेडिकल फैसिलिटी, इस तरह की बहुत सारी तमाम चीजें जो है इनको प्रोवाइड की जाती। 2018 में जो पेंशन लाया गया था, पर्सन पेंशन ऑफ एवरी पर्सन वह सर्व एनी पीरियड, अगर कोई भी पीरियड अगर पार्लियामेंट में सर्व किया गया हो, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट में सर्व किया है तो उसकी पेंशन जो होगी, पेंशन जो होगी वो दिया जाएगा। और वो पेंशन कितनी इंक्रीज की गई थी भैया, 20,000 से 25,000 के बीच में इंक्रीज की, 20,000 से लेके 25,000 तक जो है इंक्रीज की गई। पहले 20,000 थी, उसको फिर बाद में 25,000 की गई पर मंथ। उसके बाद एक पर्सन अगर एमपी है 5 साल से ऊपर, ये तो था इक्वल टू और लेस देन 5 ईयर, पर्सन जो है इक्वल टू और 5 लेस देन 5 ईयर है, उस केस में था। अगर कोई पर्सन ग्रेटर देन 5 ईयर है, 5 साल से ऊपर ज्यादा सर्व किया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडिशन पेंशन जो है वो 2000 पर मंथ जो है दिया जाएगा। 2018 से पहले ये कितना था, कितना दिया जाएगा, 2000 जो है एडिशन दिया जाएगा, मतलब जितनी होगी उसमें 2000, 2500 है, 25,000 है तो इसमें 2000 ऐड कर दो। और पहले ये था भैया 1500, पहले ये कितना था 1500, यानी कि 20,000 है तो आपको सिर्फ 1500 ही रुपए ऐड होगा, यानी कि 2100 दो 21,500 रुपए, और इसमें जो होगा अब कितना होगा 2700 रुपए, ठीक है, ये एड ऑन जो है किया गया। सैलरी और अलाउंसेस जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की होती है लोकसभा के केस में, ठीक है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, किस केस में भैया, लोकसभा के केस में, लोकसभा के केस में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अगर बात की जाए तो उसमें कितनी होती थी, जो सैलरी और अलाउंसेस होती थी वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन कौन करता था भैया, पार्लियामेंट, डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती थी। और ये जो खर्चे होते थे, ठीक है, लोकसभा और आपके, ये तो हो गया लोकसभा के लिए। अगर मान लीजिए चेयरमैन और आपके डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, किस केस में, आपके लोक राज्यसभा के केस में, राज्यसभा के केस में वो डिटरमाइन किससे किए जाते थे, ये डिटरमाइन किए जाते थे वो भी पार्लियामेंट के, ठीक है। और ये जो पैसे दिए जाते थे वो एक चार्ज होते थे, चार्ज मतलब होना ही होना है, खर्चा होना ही होना है, चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही होने हैं, ठीक है, इसको रोक नहीं सकते आप, ठीक है। और अगर कुछ जो चार्ज होते थे कंसोलिडेट फंड ऑफ, और यहाँ पे नो सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट, और किसी तरीके की वोटिंग जो है इस पे नहीं होती थी, ये होने ही होने, जैसे जजेस की होती है भाई, जानी ही जानी है, ठीक है। लेकिन बाकी खर्चों पे क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, लेकिन इनके खर्चों पे रोक नहीं लगा सकते। चलिए आगे बात करते हैं। 1953 में पार्लियामेंट ने क्या किया, 1953 में पार्लियामेंट ने यहाँ पे
इनेक्ट किया सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। और इस एक्ट के अंदर में, ठीक है, कौन सी एक्ट? सैलरीज सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट को लाया गया। ठीक है, सैलरी और एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स की बात हो रही है। यहाँ किस चीज की बात हो रही है? ध्यान रखना, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट की। ठीक है, इस एक्ट के अंदर में जो ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट की, यानी कि आपके जैसे कि चेयरमैन हो गए या डेप्यूटी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, ठीक है, चेयरमैन चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, कहाँ के? ये कहाँ के हैं? ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट में आपके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन आ गए। तो ये कहाँ के? राज्यसभा के। लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में बात की जाए तो स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर किस केस में? आपके लोकसभा के केस में। ये राज्यसभा के केस में। तो वहां पे क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है वो हो रही है भैया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसकी? राज्यसभा के। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसकी? लोकसभा की। 2018 में पार्लियामेंट ने इनकी सैलरी को इंक्रीज किया था। कितना? जो जो चेयरमैन थे आपके राज्यसभा की, वो उनकी सैलरी को कितना इंक्रीज किया गया था कि भाई 1.25 से लाख से आपका 4 लाख तक जो है इंक्रीज किया गया था। 1.25 लाख से 4 लाख तक जो है इंक्रीज किया गया था। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है, पर मंथ में। और उसी तरीके से जो अदर ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि पार्लियामेंट में आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जो कि लोकसभा के या डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा को, उनको भी एक सैलरी जो है रिसीव होती थी, उसी रेट पे पेबल होती थी जो आपके मेंबर को दी जाती थी। यानी कि मेंबर्स वगैरह को दी जाती थी, उसी हिसाब से ही जो है इनको सैलरी वगैरह जो है रिसीव होती थी। ठीक है, पेबल होते थे टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद हर एक ऑफिसर जो है पार्लियामेंट का, जो कि अदर देन हो चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा, ये चेयरमैन के अलावा बाकी 3 की बात हो रही है। ठीक है, ऑफिसर में ये 3 आते हैं। तो तो यहाँ पे आपके जो ईच ऑफिसर अदर देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन के अलावा जो बाकी बचते हैं यानी कि तीनों, वो इन्हें के डेली अलाउंसेस इनको मिलता था। डेली अलाउंसेस वगैरह जो है मिलता था। ठीक है, हर दिन के जो भी पूरे काम होते थे, पूरे टर्म होते थे, उसके लिए हर दिन के लिए जो है अलाउंसेस वगैरह जो है इनको मिलते थे। और उसी रेट पे मिलते थे जिस रेट पे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता था, मतलब एक एमपी को मिलता था, उसी तरीके से इनको भी आपके अलाउंसेस मिलते थे। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह जो है मिलते थे। चलिए आगे बात करते हैं। जो हर एक ऑफिसर पार्लियामेंट के होते हैं, जो ऑफिसर का यहाँ मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे चेयरमैन को छोड़ के, चेयरमैन वाली बस यही कंडीशन लागू होती है। लेकिन चेयरमैन को अगर छोड़ दे तो यहाँ पे ये कहीं ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलाउंसेस जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने अलाउंसेस जारी किए हैं, वो भी उसी रेट पे मिलते थे जिस हिसाब से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते थे। और इस एक्ट के अंदर में जो सेंचुरी अलाउंसेस होती थी, ठीक है, जिनको जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते थे वो उसी तरीके के पेड होते थे आपके सेंचुरी अलाउंसेस की। जरा मैं बात कर लेता हूँ। जो सेंचुरी अलाउंसेस होती थी, अलाउंस जो मिलती थी किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उसी रेट पे मिलती थी, सेम रेट पे मिलती थी, सेम रेट पे मिलती थी जिस रेट पे एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता था। कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता था उसी हिसाब से ही उनको मिलता था। यानी कि 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 रुपए पर मंथ जो है मिलता था। सेंचुरी अलाउंसेस जो होता है वो पेड की जाती है डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में को भी और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में भी उसी रेट पे, बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के हिसाब से, यानी कि 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, जो डेप्यूटी स्पीकर होते थे, डेप्यूटी स्पीकर
लोकसभा के केस में, और आपके डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के केस में। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के केस में इनको जो सेंचुरी अलाउंसेस वगैरह मिलते थे वो 1000 रुपीज पर मंथ मिलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है खत्म होता है, जिसमें हमने वैकेंट ऑफ सीट के बारे में और ओथ एंड अफर्मेशन और सैलरी अलाउंसेस के बारे में बात की। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है, जो भी आज की टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।